दोस्तों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास 12th फेल, जिसे लिखा है अनुराग पाठक ने। अब तक मैं इस उपन्यास के 17 भागों का वाचन कर चुका हूँ। लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 18वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मनोज के पास सामान के नाम पर एक सूटकेस, बाल्टी, कुछ किताबें और एक गद्दा था। वह एक तागे में अपना सामान रखकर दौलतगंज स्थित साहित्य सभा की लाइब्रेरी पहुंच गया। सामने 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, जिसके भूतल पर टिम्बर की दुकानें थीं और प्रथम तल पर साहित्य सभा का बोर्ड लगा था। गोल चक्करदार सीढ़ियों से अपना सामान लिए वह सभा की लाइब्रेरी में पहुंच गया। इस बड़े हाल में चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां, बीच में पाठकों को पढ़ने के लिए टेबल और बेंच, काव्य सम्मेलन और दूसरे साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए 2 तख्त का छोटा सा मंच, मंच के पास में लेक्चर डेस्क और माइक रखा था। लाइब्रेरी की दीवारों पर देश के तमाम बड़े साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई थीं। मनोज ने रात को सोने के लिए मंच को ही अपना बिस्तर बना लिया। सुबह शाम 2 घंटे लाइब्रेरी में लोग किताबें पढ़ने आते थे। बाकी समय वह लाइब्रेरी में अकेला ही रहता। इस अकेलेपन को दूर करने का काम उसके लिए लाइब्रेरी की किताबें करती थी। उसने लाइब्रेरी की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। वह इतिहास, साहित्य, जीवनियाँ, प्रतियोगिता दर्पण जैसी पत्रिकाएं पढ़ने लगा। उसने अब्राहम लिंकन, एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेंजिंग नार्गे जैसे कई जुझारू लोगों की जीवनियां पढ़ डाली। मनोज ने अपनी तनख्वाह के 300 रुपये भोजनालय में जमा कर दिए। उसके रहने, खाने और पढ़ने का इंतजाम हो गया। महीने में 2 बार शाम को लाइब्रेरी में काव्य गोष्ठी होती, जिसमें शहर के कवि साहित्यकार इकट्ठा होते। सामाजिक साहित्यिक विषय पर परिचर्चा का आयोजन भी होता। मनोज को इस आयोजनों की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। फर्श बिछाने और माइक लगाने जैसे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। मनोज ध्यान से विद्वानों के भाषण सुनता। उसकी इच्छा होती कि वह भी मंच से भाषण दे या अपनी लिखी कोई कविता सुनाए, पर मनोज को मौका नहीं मिलता। उसे मंच पर खड़े होकर बोलना एक अद्भुत और दैवी काम लगता था। जब सभा का कार्यक्रम समाप्त हो जाता और सभा में कोई नहीं होता, तब मनोज माइक चालू करके भाषण देने का अभ्यास करता। अकेले अपने विचार उस विषय पर देता जो कुछ देर पहले परिचर्चा में विद्वानों ने उठाया था। खाली हाल में उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, पर वह कल्पना करता कि सामने श्रोता बैठे हैं। इस तरह वह अपना ज्ञान बढ़ाने और बोलने का अभ्यास करता रहता। एक रात काव्य सम्मेलन के बाद एक कवि लाइब्रेरी में ही रुक गए। कवि की बस सुबह थी। सुबह कवि ने नहाने के बाद मनोज से कहा, क्या आपके पास बालों में लगाने के लिए तेल मिलेगा? मनोज ने संकोच से कहा, तेल नहीं है। कवि निराश हुए, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, वही कंघा ही दे दो, बिना तेल के ही बाल बना लूंगा। मनोज के पास कंघा भी नहीं था। उसने फिर संकोच से कहा, कंघा भी नहीं है, पर कवि ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फरमाइश को बदलकर फिर कहा, कैसे लड़के हो भाई तुम? चलो शीशा ही दे दो, अपनी शक्ल ही देख लूं एक बार। मनोज ने फिर से वही उत्तर दिया, शीशा भी नहीं है। कवि को अब मनोज को देखकर आश्चर्य हो रहा था। उसने मनोज की उम्र के कई लड़के देखे थे जो सुंदर दिखने और फैशन करने के दीवाने रहते थे। कवि ने कहा, जिस उम्र में लड़के नए फैशन करते हैं, उस उम्र में तुम यह तपस्या कर रहे हो। मनोज ने कहा, मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पढ़ाई के खर्च के लिए यहाँ नौकरी करता हूँ। तेल कंघे की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1 साल से तो मैंने अपनी शक्ल ही आईने में नहीं देखी। एक छुपा हुआ गर्व उसकी आवाज में झलक आया। अनजाने कवि के सामने उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। अपनी बात पूरी करके मनोज कवि का थैला लिए नीचे टेम्पो में बिठाने जाने लगा। जाते समय कवि ने मनोज को आशीर्वाद दिया, तुम जरूर सफल होगे बेटा। मनोज ने जाते समय कवि के पैर छू लिए। कवि की आंखें गीली थीं। उसमें कोई सरल कविता झिलमिला रही थी। 3-4 महीने मनोज को लाइब्रेरी में रहते हुए हो गए, लेकिन उसका कोई भी दोस्त हालचाल जानने नहीं आया। यहां तक कि पांडे भी इन 3 महीनों में 1-2 बार ही उससे मिलने आया था। मनोज महसूस करने लगा कि उसका इस पूरे ग्वालियर में कोई नहीं है, उसे अकेले ही रहना है।
लाइब्रेरी के 2 घंटों को छोड़कर वह बिल्डिंग उसे भूतहा अकेलापन का एहसास कराती। इस अकेलेपन से बचने के लिए उसके पास किताबों के अलावा कोई सहारा नहीं था। एक दिन वह लाइब्रेरी में मैक्सिस गोर्की का उपन्यास माँ पढ़ रहा था। उपन्यास के नायक पावेल की माँ के संघर्ष और जिज्ञासा को देखकर उनकी आंखें भर आई। वह पावेल की माँ में अपनी माँ की कल्पना करने लगा। उसकी माँ भी तो लगातार जूझ रही है। हर मुसीबत में माँ ही तो है जो उसे ग्वालियर में टिके रहने की ताकत दे रही है। मनोज उपन्यास पढ़ ही रहा था कि उसके मम्मी पापा गांव से उससे मिलने लाइब्रेरी में आ गए। उसने अधूरा उपन्यास बंद किया। माँ उसका रहन सहन देखकर समझ गई कि बेटा कष्ट में रह रहा है। माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। पिता के पास कहने और समझने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वे हाल में लगी हुई साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें देखने लगे। ज्यादातर चेहरे उन्हें अपरिचित ही लगे, लेकिन बातचीत के लिए विषय तलाशते पिता को विषय मिल गया। इससे पहले कि मनोज उनकी नौकरी और सस्पेंशन से बहाली पर प्रश्न पूछे, उन्होंने उससे एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह कौन है? मनोज ने उत्तर दिया, मुक्ति बोध। पिता मतलब? पिता की सरल अज्ञानता पर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इनका नाम मुक्ति बोध है, कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मोए तो वो मुंशी ठीक लगतो, मैंने पढ़ी थी स्कूल में कहानी, बूढ़ी डुकरिया वाली। पिता ने मुंशी प्रेमचंद के कथा संसार के बारे में अपनी राय व्यक्त की। माँ ने पिता को व्यस्त की बातों में उलझा हुआ देखा तो नाराज हो गई। तुम देख रहे हो मोड़ा कैसे रह रहा है, कैसे कमजोर हो गए हो, अब तो नौकरी ठीक से कर लो। माँ ने अपने मन का दर्द पिता से कह सुनाया। पिता को इस साहित्यिक चर्चा के बीच में माँ का आर्थिक हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। उन्होंने चिढ़ते हुए माँ से कहा, तू कछु ना जानती अनपढ़, जे देख कितनी किताबें रखी हैं, पढ़ने की कमी ना है। ज्ञान और पुस्तकों के महत्व को पिता ने अपनी अनपढ़ पत्नी को समझाया। जब कुछ देर लाइब्रेरी में मौन बना रहा, तब पिता ने अपनी नौकरी का रहस्य खोला। अब तो मोह हाई कोर्ट से ही उम्मीद है, मेरी बहाली हाई कोर्ट ही करोगो। मैंने फैसला ले लियो है कि डिप्टी डायरेक्टर के कारनामों की जांच के लिए आमरण अनशन करेगो। पिता ने शासकीय खेमे में नए मोर्चे खोलने की जानकारी मनोज को दे दी। वह पिता के आमरण अनशन की बात सुनकर घबरा गया। उसने अपने पिता को समझाने की असफल कोशिश की। पापा अनशन मत कीजिए, कोर्ट आपको जल्दी ही बहाल कर देगा, और मेरी तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। उसने अपनी जिम्मेदारी की चिंता से पिता को मुक्त करना चाहा, पर पिता ने जिद नहीं छोड़ी। जब तक डिप्टी डायरेक्टर को ठिकाने नहीं लगा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिता ने अपनी बात कहकर मंच पर बैठे बैठे लाइब्रेरी के बड़े से हाल को निहारा। महापुरुषों की तस्वीरें देखकर पिता के भीतर कुछ हलचल हुई। फिर पिता ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और कुछ बोलने के लिए तनकर बैठ गए। मंच पर बैठे पिता मनोज से कहने लगे, आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेईमानी है। सब स्वार्थी हो गए हैं, सबको अपनी फिक्र है, देश की किसी को फिक्र नहीं है। पिता आगे कहना जारी रखते हैं, तेरी माँ तो अनपढ़ है, पर तू पढ़ा लिखा है, मेरी बात समझ सकता है। पिता के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मनोज को खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसने भी पिता की प्रशंसा करना जरूरी समझा। पापा आप एकदम सही कह रहे हैं। माता बहुत देर से पिता पुत्र को सुन रही थी। पिता पुत्र की एक राय और अपनी बुराई सुनकर माँ नाराज हो गई। माता ने गुस्से में पिता से कहा, शर्म ना आवते तुम्हें, फालतू बात कर रहे हो, घर सुधार ना सकत देश की चिंता कर रहे हो। मोढ़ा ने 3-4 साल से नई बुसट न खरीदी, खाबे पीबो को कछु ठिकानो ना है, अब तो सुधर जाओ, अब घर बर्बाद होए में देर ना है। पिता को अपने ओजस्वी भाषण की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कष्ट हुआ। उन्होंने माँ से कहा, तो जीव ना चलावे, नए कपड़ा से कछु ना होए थे, ईमानदार आदमी पुराने कपड़ा पहन के भी अलग से चमकता है, और खा पी तो जानवर भी रहे हैं। आदमी तो वो है जो भले ही भूखे रह ले पर अपनी आत्मा जिंदा रखे। अब तू का जाने देश की समस्या, तुझे समझाने तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसो है। माँ ने चिढ़कर पिता से कहा, मोए ना पतो देश की समस्या, पर तुम्हें भी एक बात ना पतो। माँ की बात सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ कि उनसे पता करने में कौन सी बात रह गई। पिता ने माँ से पूछा, मोह का ना पतो? मोए तो सब पतो है, यही कि तुम पागल हो गए हो। माँ ने पिता से कहा। अब पिता का वापसी का समय हो रहा था। उन्होंने माँ की बात को अनसुना करते हुए कहा, चुप कर, देर हो रही है, चल अब बस निकल जाएगी।
मनोज माता पिता को नीचे टेम्पो में बिठाने चला गया। माता ने पिता से कहा, मोड़ा को कछु पैसा दे दो कि तुम्हारे भाषण से पेट भर लेगो। पिता ने माँ की यह मांग अनसुनी करते हुए कठोरता से कहा, मुँह पे नाने पैसा। इतना कहकर पिता उस दिशा की ओर देखने लगे जहाँ से टेम्पो आने की उम्मीद थी। माँ ने मनोज को 100 रुपये दिए और कहा, बेटा ठीक से रहियो। माता पिता टेम्पो में बैठकर चले गए। मनोज वापस सुनसान लाइब्रेरी में लौट आया। लाइब्रेरी में आकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचता रहा कि क्या उसके पापा सच में पागल हो गए हैं। क्या माँ सही कहती है? पिता हमेशा देश, ईमानदारी, गरीबों की बातें करते रहते हैं। घर की उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं रहती। पागलों की तरह उनका दिमाग एक ही जगह आकर अटक जाता है। इतना सोचकर वह टेबल पर रखी मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता जोर जोर से पढ़ने लगा। हाँ, वहाँ रहता है एक सिरफिरा जन, किंतु आज इस रात बात अजीब है। आज एकाएक वह जागृत बुद्धि है, प्रज्वलत घी है। गा रहा है कोई पद, कोई गान। बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत कम। मर गया देश, जीवित रह गए तुम। इतना पढ़कर मनोज आगे कविता नहीं पढ़ सका। उसने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों के सामने कविता के सिरफिरे जन की जगह उसके पिता का कठोर और भावहीन चेहरा आ गया। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखने लगा, जो घरबार की फिक्र न करके देश की फिक्र करते हैं वह पागल ही तो कहलाते हैं। मेरी माँ सही कहती है कि मेरा पिता पागल है। मैं ऐसे पागल पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे कविता पढ़ने की। उसने किताब टेबल पर रख दी और लाइब्रेरी की बालकनी में चला गया। माता पिता के जाने के बाद मनोज अकेला और उदास हो गया। अपनी उदासी दूर करने के लिए वह लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क की चहल पहल देखता रहता था। एक ढलती शाम को वह लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा था। उसे अपना गांव याद आ रहा था। गांव की मस्ती, राकेश के साथ खेतों में मूली और गाजर तोड़कर खाना, दिन दिन भर घर से गायब रहकर क्रिकेट खेलना याद आ रहा था। गांव में कितना अच्छा और आनंद से भरा जीवन था उसका। ग्वालियर में पिछले कुछ सालों में कैसा उदासी भरा जीवन हो चला है, यही सोचता हुआ वह दौलतगंज की सड़कें देखने लगा। शादियों का सीजन चल रहा था। नीचे सड़क पर एक बारात जा रही थी। बारात में गाना बज रहा था, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। बाराती इस गाने पर झूम झूम कर डांस कर रहे थे। बारात में कुछ बूढ़े बारात को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर युवा लड़के बार बार बारात को एक ही जगह रोककर डांस का आनंद ले रहे थे। बारात की मस्ती देखकर मनोज की उदासी कम होने लगी। वह सोचने लगा कि कब तक निराश रहा जाए। जीवन में आनंद के क्षण ढूंढने चाहिए। हालात तो हमें परेशान करेंगे ही, पर मुझे उल्लास और सुख की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा सोचकर वह बड़ी तल्लीनता से बारात देखने लगा। उसकी इच्छा इस समय इस बारात के साथ डांस करने की होने लगी। उसने लाइब्रेरी का गेट बंद किया और चप्पल पहनकर लगभग दौड़ता हुआ नीचे पहुंच गया। अभी भी मेरा पिया घर आया हो राम जी का गाना चल रहा था, लेकिन बारात के बूढ़े अब लड़कों को लगातार एक ही जगह डांस करने की जिद से तंग आ गए थे। शादी में डांस नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ऐसा कहकर लड़के बूढ़ों से बहस कर रहे थे, पर शायद बूढ़ों को लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वह बारात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगे। युवा डांसरों के चेहरे पर डांस न कर पाने की निराशा दिखने लगी थी। मनोज जब वहां पहुंचा तो बारात आगे बढ़ने लगी थी। उसने बारात के बीच में पहुंचकर बैंड वाले को आदेश साध दिया, एक काली काली आंखें। बैंड वाला शायद अपने गायन की कला का अभी तक मन भर प्रदर्शन नहीं कर पाया था, इसलिए मनोज का आदेश पाकर वह तुरंत बाजीगर फिल्म का एक काली काली आंखें, एक गोरे गोरे गाल गाना गाने लगा। बूढ़ों के अनुशासन से निराश लड़के मनोज का जोश देखकर फिर रंग में आ गए। असहाय बूढ़े मिसमिसा कर रह गए। मनोज अपनी आंखों और गालों पर हाथ फेर फेर कर ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल गाने पर झूम झूम कर डांस कर रहा था। बूढ़ों की कुड़कुड़ से हतोत्साहित जवान लड़कों में उसने नया जोश भर दिया। एक बार फिर बारात अपने रंग में आ गई। मनोज को अनजानी शादी में डांस करने में कोई हिचक नहीं हो रही थी। लड़के फिर से जबरदस्त डांस करने लगे। किसी बाराती को पता नहीं चला कि यह जोशीला डांसर बिन बुलाया मेहमान है। 15 मिनट लगातार डांस करने के बाद
मनोज पसीने से तरबतर हो गया। बारात आगे बढ़ गई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 18वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 19वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। एक दिन लाइब्रेरी के मैनेजर हुकुमचंद जी ने मनोज से कहा कि हाल की पुताई करानी है, इसलिए पुरानी रद्दी निकालकर कबाड़ी वाले को बेच देना। मनोज ने रद्दी निकालकर 5,000 रुपये में बेच दी। हुकुमचंद जी ने हिसाब मांगा तो उसने पूरा हिसाब रख दिया। उन्होंने मनोज को भेदती हुई नज़र से देखा और कहा, मनोज, पिछले साल 7,000 की रद्दी बिकी थी, इस साल केवल 5,000 की ही कैसे बिकी? हुकुमचंद जी इस प्रश्न से मनोज की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त कर रहे थे। उनकी नज़र में 300 रुपये कमाने वाले के लिए 2,000 रुपये की हेराफेरी करना लाभ का सौदा है। पर मनोज अभी केवल यही समझ रहा था कि उससे सामान्य पूछताछ हो रही है। मनोज ने कहा, सर, इतने की ही रद्दी निकली थी। मैंने 7 कबाड़ियों से संपर्क किया था। जिसने रद्दी के सबसे अधिक दाम लगाए थे उसी को बेचा। लेकिन हुकुमचंद जी का अविश्वास बढ़ता जा रहा था। हुकुमचंद ने अब अपने अविश्वास को स्पष्ट प्रकट कर मनोज पर सबसे गहरी चोट की। हुकुमचंद जी ने मनोज पर अपना पूरा विश्वास प्रकट कर दिया। उसकी सच्चाई का उन पर कोई असर नहीं हुआ। मनोज, तुम तो युवक हो, तोमर जी तुम पर भरोसा करते हैं, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ईमानदारी मनोज का सबसे बड़ा संकल्प था, जिसे हुकुमचंद जी ने छिन्न भिन्न करके उसे बेईमान सिद्ध कर दिया। हुकुमचंद जी का निराधार आरोप सुनकर मनोज भयानक कड़वाहट से भर गया। उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई कड़वा जवाब हुकुमचंद जी को दे दे, पर वह कुछ नहीं कह सका। वह हुकुमचंद जी को बिना कुछ कहे लाइब्रेरी से नीचे चला गया। मनोज ने तय किया कि जहां उसकी ईमानदारी की कोई कद्र नहीं है वहां वह काम नहीं करेगा। पर अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि वह जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, पढ़ेगा कहाँ, पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। मनोज के मन में यही ऊहापोह बनी रही। शाम को मनोज लाइब्रेरी में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने इतिहास की आधुनिक भारत की किताब खुली हुई रखी थी, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके मन को हुकुमचंद जी के आरोप परेशान कर रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने रखा मटका हिल रहा है। लाइब्रेरी की छत पर लगा पंखा चलते चलते अचानक कुछ अधिक तेजी से हिलने लगा। उसे लगा कि दीवार भी हिल रही है। फिर उसे नीचे सड़क से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने सड़क पर झांक कर देखा तो लोग इकट्ठे होकर चिल्ला रहे थे, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। पुरानी जर्जर इमारतें कुछ सेकंड थर्रा कर थम गईं। वह भाग कर नीचे चला गया। मार्केट के कई दुकानदार भी घबराकर सड़क पर आ गए थे। सभी लोग भूकंप के डर से सहम गए थे। कुछ घंटे सभी लोगों ने सड़क पर ही गुजारी। जब दोबारा भूकंप नहीं आया तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन किसी ने शंका प्रकट कर दी थी कि रात को भूकंप आ सकता है। मनोज बिल्डिंग में अकेला रहता था। उसे बिल्डिंग में जाने से डर लग रहा था। वह शाम से लेकर रात 12 बजे तक सड़क पर अकेला भटकता रहा। वह सड़क के किनारे बनी एक फर्नीचर की दुकान के बाहर बैठ गया। दुकान के बाहर बैठा बैठा वह सोचने लगा, आज यह बिल्डिंग गिर जाती और मैं उसमें दबकर मर जाता तो किसी को क्या फर्क पड़ता। इस शहर में कौन मुझे ढूंढता? कोई नहीं। मैंने अपने 4 वर्ष ग्वालियर की इन सड़कों पर भटकते हुए बिता दिए। क्या पाया मैंने? ईमानदारी से काम करने के बावजूद बेईमानी का आरोप। क्या मैं बेईमान का आरोप लिए हुए ही मर जाता? कोई नहीं है जो मुझे प्यार करता हो। किस पीएससी के पीछे बैठा पड़ा हूं जिसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। डरा, उदास, हतोत्साहित मनोज सुनसान सड़क पर बैठा रहा। उसके पास कोई नहीं था जिससे वो अपने मन का दर्द बांट सके। उसकी निराशा, भय, बेईमानी का झूठा आरोप, भविष्य के प्रति उसकी अनिश्चितता, अभावों का जीवन उसे विचलित कर रहा था। सड़क अब पूरी तरह सूनी हो गई थी। वह भटकता हुआ पास के राम मंदिर चौराहे पर चला गया। मंदिर के गेट बंद हो गए थे। वह गेट के पास बनी सीढ़ियों पर बैठ गया। काफी देर तक वह राम की मूर्ति को एकटक देखता रहा, जैसे उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। शायद वह राम भगवान से पूछने आया था कि बताओ अब मुझे क्या करना है, कोई तो दिशा दिखाओ। उसे लग रहा था कि राम उसे देखकर शांत भाव से मुस्कुरा रहे हैं। आश्वस्त कर रही थी मनोज की उनकी मुस्कुराहट। लगभग आधा घंटा वह सीढ़ियों पर बैठा मूर्ति को देखता रहा, खोया रहा वह भगवान की आंखों में। अचानक वह सोचने लगा, मैं भी तो राम की तरह एक अंतहीन यात्रा पर निकला हूं, जिसके पड़ावों पर मिलने वाले दुख तो मुझे सहने ही होंगे। प्रतिभाएं अकारण आगे नहीं बढ़ती।
वे बढ़ती हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से, अपने त्याग से, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से। पता नहीं कौन सी शक्ति मनोज ने मंदिर की सीढ़ियों पर महसूस की। वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर जोर जोर से बोलने लगा, मैं किसी भी झूठे आरोप को नहीं सहूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मनोज लाइब्रेरी की ओर लगभग दौड़ सा पड़ा। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने मंच के पास रखी लेक्चर डेस्क का माइक चालू किया और अंधेरे बंद हाल में माइक पर जोर जोर से कवि निराला की राम की शक्ति पूजा कविता का पाठ करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ तेज थी, उसमें घरघराहट और कंपन था। वह कविता के एक एक शब्द पर जोर देकर पढ़ने लगा। हे अमानिसा उगलता गगन घर अंधकार, खो रहा है दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिम गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। फिर उसने इस पंक्ति की व्याख्या करनी शुरू की। राम पराजित अवस्था में पहुंच गए हैं, निराशा और अंधकार है सब तरफ, पर एक उम्मीद की लौ उनके मन में इस निराशा और पराजित माहौल में भी जल रही है। उसने इस कविता में खुद को ढूंढना शुरू किया। एक मसाल मेरे भी भीतर उम्मीद के रूप में जल रही है, इसे मैं कभी बुझने नहीं दूंगा, मैं जरूर जीतूंगा, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। अपने भाषण की अंतिम पंक्तियों तक पहुंचकर मनोज का भय और अकेलापन भरपूर उत्साह में तब्दील हो गया। वह कुछ देर तक काल्पनिक दर्शकों से भरा खाली हाल देखता रहा। उसने माइक बंद किया। अपनी टेबल पर पहुंचकर उसने टेबल लैंप जलाया और बीएल ग्रोवर की आधुनिक भारत किताब उठाई और सुबह की पहली किरण लाइब्रेरी में पढ़ने तक प्लासी, बक्सर, आंग्ल सिंह और आंग्ल मराठा संबंध पढ़ता रहा। रात में कोई भूकंप नहीं आया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे 12th फेल उपन्यास के 19वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 20वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अगले दिन मनोज लाइब्रेरी छोड़ने का अपना निर्णय सुनाने जगदीश तोमर के घर चला गया। उसने कुर्सी पर बैठते हुए सीधे अपनी बात कही, मैं अब लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता। जहां मेरी ईमानदारी की कद्र न हो वहां मैं काम नहीं करूंगा। तोमर जी ने जोर से ठहाका लगाया। मनोज समझ नहीं पाया कि उसकी इतनी गंभीर बात पर भी तोमर जी क्यों ठहाका लगा रहे हैं। चाय तो तुम पीते नहीं हो, तो लो गजक खाओ। इतना कहकर तोमर जी ने टेबल पर रखी गजक मनोज के सामने रख दी। तोमर जी ने मनोज से कहा, हुकुमचंद जी व्यवसायी आदमी है मनोज। जीवन भर उन्होंने 100-100 रुपए की साड़ियाँ बेचकर मुनाफा कमाया है। उन्हें साड़ियों की परख तो है, पर आदमी की परख नहीं है। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। निश्चिंत होकर नौकरी करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तोमर जी के भरोसे से मनोज को बल मिला। इस बल से उनका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। अपने इस बढ़े आत्मविश्वास से प्रेरित होकर उसने कहा, हुकुमचंद जी का भरोसा मुझ पर नहीं रहा, मैं अब लाइब्रेरी में तो काम नहीं कर पाऊंगा। इतने में पांडे तोमर जी के बेटे सुदीप के साथ आ गया। सुदीप भी पीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने 2 बार पीएससी की मुख्य परीक्षा दी थी और अब तीसरी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तोमर जी ने मनोज की पूरी कहानी पांडे और सुदीप को कह सुनाई। पांडे कुछ बोलता उससे पहले सुदीप ने कहा, मनोज तुम बताओ कि तुम महत्वाकांक्षी हो या नहीं। मनोज ने एकदम से कहा, मैं पीएससी में सिलेक्ट होना चाहता हूँ, मैं महत्वाकांक्षी हूँ। सुदीप ने मनोज को व्यवहारिक सलाह दी, फिर तुम्हें लाइब्रेरी में ही रहना चाहिए। अभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हें कहीं दूसरी जगह रहने की इजाज़त नहीं दे रही है। मनोज सुदीप की बात सुनकर भी अपनी बात पढ़ा रहा। भाई साहब, मैं वहाँ काम नहीं कर सकता जहाँ मेरी ईमानदारी पर संदेह किया जा रहा हो। फिर क्या करोगे? बिना नौकरी के पढ़ाई कैसे करोगे? कुछ दिनों के बाद ही MPPSC में प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है। पांडे ने गजक खाते हुए मनोज के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, सड़क पर रह लूंगा, पर अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। मनोज ने बिना एक सेकंड गवाए तत्काल उत्तर दिया। मनोज की इस जिद का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, पर वहां बैठे सभी लोगों को मनोज की यह बात एक नवयुवक का जोश और आदर्शवाद अधिक लग रही थी। पांडे को मनोज का यह संकल्प व्यवहारिकता से दूर लग रहा था। उसने मनोज के इस अति आदर्शवाद की व्याख्या की और तोमर जी को देखते हुए बोला, मनोज जी अपने पिता से प्रभावित हैं। इनके पिता भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करते। समझौता न करना इनकी पारिवारिक विशेषता है। मनोज को उम्मीद थी कि ईमानदारी पर उनके संकल्प को सुनकर शहर का यह बुद्धिजीवी समूह उससे प्रभावित होगा, पर पांडे की ऐसी ठंडी और व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया देखकर वह निराश हो गया।
तोमर जी ने पास ही में रखी एक किताब उठाई और मनोज को दे दी। किताब के कवर पेज पर भगत सिंह का चित्र था। तोमर जी ने मनोज से पूछा, अच्छा बताओ मनोज, तुम्हें भगत सिंह के चित्र में क्या विशेषता नजर आ रही है? मनोज कुछ देर तक भगत सिंह के चित्र को देखता रहा पर कुछ बोल नहीं पाया। मनोज, मुझे भगत सिंह की आंखों में एक बेचैनी सी नजर आती है। उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की तड़प दिख रही है, तोमर जी ने मनोज से कहा। कुछ देर रुककर तोमर जी ने आगे कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में भगत सिंह जैसी बेचैनी और देश के लिए कुछ करने की तड़प दिखाई देती है। मनोज तोमर जी की बात सुनकर हतप्रभ रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तोमर जी उसकी तुलना भगत सिंह से करेंगे। तोमर जी के प्रति उसका मन श्रद्धा से भर गया। सुदीप ने अपने पिताजी का समर्थन किया। मनोज का व्यक्तित्व मुझे भी विलक्षण लगता है। आज का दिन मनोज को बेहतरीन लग रहा था। उसे आज बढ़िया तारीफें मिल रही थीं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी। पांडे ने मनोज की प्रसन्नता देखते हुए कहा, मनोज जी, कल तोमर जी के स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाला एक लड़का अपनी कविता सुनाने यहाँ आया था। बेहद घटिया कविता थी। फिर पांडे ने तोमर जी को संबोधित करते हुए कहा, क्या कविता थी? आपको तो याद ही होगी। हमसे तो बेहतर हैं वो घास चरने वाले, हमसे तो बेहतर हैं वो बोझा ढोने वाले। वहां उपस्थित सभी लोगों को पांडे की यह अप्रासंगिक बात समझ नहीं आई। सुदीप ने पांडे से पूछ लिया, हाँ यही कविता थी, मैंने भी सुनी थी, पर तुम कहना क्या चाहते हो? कल तोमर जी को इस महान काव्य की रचयिता में जयशंकर प्रसाद के दर्शन हो रहे थे। मैं मनोज जी से यह कहना चाह रहा हूँ कि आम लोगों में महापुरुषों के दर्शन करना तोमर जी की हावी है। इसे गंभीरता से न लें और जीवन में व्यवहारिक को अपनाएं। पांडे ने तोमर जी द्वारा की गई मनोज की प्रशंसा को शून्य घोषित कर दिया। पांडे की बात सुनकर तोमर जी ठहाका मारकर हंस पड़े। मनोज समझ गया कि अभावों से दूर रहने वाला पांडे कभी उसे समझ नहीं सकता। मनोज बिना किसी निर्णय के वापस लाइब्रेरी चला गया। 10 दिन बाद पांडे मनोज से मिलने लाइब्रेरी पहुंचा। मनोज लाइब्रेरी में नहीं था। लाइब्रेरी के व्यवस्थापक हुकुमचंद कुर्सी पर बैठे हुए कोई रजिस्टर देख रहे थे। पूछने पर हुकुमचंद ने बताया कि मनोज तो 10 दिन पहले ही लाइब्रेरी का काम छोड़कर चला गया है। कहाँ गया? पांडे ने आश्चर्य से पूछा। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि मनोज लाइब्रेरी का काम छोड़कर जा सकता है, लेकिन मनोज ने 1 साल लाइब्रेरी में काम करने के बाद लाइब्रेरी छोड़ दी थी। हुकुमचंद से और अधिक पूछने पर उन्होंने पांडे को एक पर्ची दे दी जिस पर मनोज का नया पता लिखा था, घनश्याम आटा चक्की, गणेश मंदिर, घोसीपुर। पर्ची हाथ में लिए पांडे लाइब्रेरी के नीचे उतर आया। पांडे ने अपनी साइकिल घोसीपुर की ओर मोड़ दी। घोसीपुर ग्वालियर की एक पिछड़ी और घनी बस्ती है, जहां जौरा सबलगढ़ जाने वाली नैरोगज ट्रेन का स्टेशन भी है। ढूंढने पर पांडे को आसानी से गणेश मंदिर मिल गया। मंदिर के पास जगह जगह घूरे और गंदगी के ढेर लगे हुए थे। पास ही गंदे पानी की नाली बह रही थी। पांडे ने वहीं खड़े एक लड़के से घनश्याम आटा चक्की का पता पूछा और अगली गली में आटा चक्की के पास पहुंच गया। पांडे समझ गया था कि मनोज ने आटा चक्की वाले के यहाँ कमरा किराए पर ले लिया है। आटा चक्की पर एक लड़का सफ़ेद बनियान और लाल रंग के पैंट पहने गेहूं पीस रहा था और उड़ते हुए आटे के कारण सफ़ेद आटे में लगभग नहा गया था। पांडे ने लड़के के नज़दीक जाकर मनोज का पता पूछना चाहा। नज़दीक जाकर पांडे ने देखा कि आटा चक्की में काम करने वाला लड़का मनोज ही है। मनोज को इस तरह चक्की पर काम करते देख पांडे चौंक गया। मनोज ने जब पांडे को दुकान के सामने खड़ा देखा तो मुस्कुरा दिया। पांडे चक्की के भीतर चला गया। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे थोड़ी देर में मेरा काम पूरा हो जाएगा, फिर कमरे पर चलेंगे। पांडे चक्की के भीतर खड़ा होकर मनोज को काम करते देखता रहा। मनोज बोरी में से गेहूं निकालकर चक्की में डाल रहा था और चक्की से निकलने वाले आटे को उसी बोरी में भर रहा था। उसने लगभग 4-5 बोरी गेहूं पीसने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। आधा घंटा काम करने के बाद उसने अपने शरीर और बालों से आटा साफ किया और पास की ही खूंटी से टंगी शर्ट पहन ली और दुकान के बाहर आ गया। उसने दुकान बंद की और उसमें ताला लगाकर पांडे के साथ चलने लगा। पांडे बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी साइकिल हाथ में पकड़े मनोज के साथ चलता रहा। तंग गलियों में से गुजरकर थोड़ी देर में मनोज एक मकान के सामने पहुंच गया। पांडे ने मकान की दीवार से अपनी साइकिल टिका दी। मकान की गैलरी और छोटे से आंगन में से होकर मकान के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचकर मनोज ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। दिन के उजाले में भी कमरे में अंधेरा ही था। मनोज ने कमरे की लाइट जलाई। पीले रंग का धुंधला प्रकाश कमरे में फैल गया। जमीन पर मनोज का गद्दा बिछा था। आले में उसकी किताबें रखी थीं।
कोने में एक स्टोव और कुछ बर्तन रखे थे। एक लकड़ी का स्टूल भी पास में रखा था। पांडे स्टूल पर बैठ गया। मनोज जमीन पर बिछे अपने गद्दे पर बैठ गया। कमरे में खामोशी बनी रही। पांडे बस नजर भरकर मनोज के कमरे को देख रहा था। 200 रुपये किराया है कमरे का। वैसे तो 250 रुपये है, पर एक साहित्यकार हैं घनश्याम जी, उनका मकान है। लाइब्रेरी में आते थे, मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मुझे सस्ते में यह कमरा दे दिया रहने को। बहुत भले व्यक्ति हैं। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है पांडे जी। उन्होंने तो अपनी पूरा आटा चक्की की जिम्मेदारी ही मुझे सौंप दी। दिन में 4-5 घंटे आटा पीसने का काम है। 500 रुपये महीने मिलेंगे। बाकी पूरे दिन पढ़ाई करता रहता हूँ। आदमी यदि टाइम का सही मैनेजमेंट कर ले तो समय की कमी नहीं रहती। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। मनोज ने अपनी आंखें पांडे के चेहरे से दूर रखकर अपनी बात पूरी की। पांडे ने मनोज की बात ध्यान से सुनी, पर वह बोला कुछ नहीं। पीले रंग का बल्ब अचानक बंद हो गया। शायद लाइट चली गई थी। कमरे में अंधेरा हो गया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी जिसे खोलकर मनोज प्रकाश की व्यवस्था कर सके। दरवाजा पहले से खुला था। मकान के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। मनोज ने पास रखी मोमबत्ती जला दी। मनोज अपनी बात पांडे से कह चुका था। अब वह पांडे से कुछ सुनने की उम्मीद में बैठा था। तुम माने नहीं मनोज, तुमने लाइब्रेरी छोड़ दी। कुछ देर पहले छाई चुप्पी को तोड़ते हुए पांडे ने मनोज से कहा, मुझे संतुष्टि है कि मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी, पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। ईमानदारी की रक्षा अभाव सह कर भी होनी चाहिए। पांडे ने अचानक मनोज की आवाज में भारीपन महसूस किया। पांडे ने देखा कि मनोज एकटक जलती हुई मोमबत्ती को देख रहा था। पर अब तुम इस अंधेरे में पीएससी की तैयारी कैसे करोगे? पांडे ने अंधेरे सीलन भरे कमरे को देखते हुए कहा। बाहर का अंधकार समस्या नहीं है पांडे। समस्या तब होती है जब हमारा मन सुविधाओं के लालच में समझौतों के अंधकार में डूब जाता है। मनोज ने किसी गहरी भीतरी आवाज में पांडे से कहा। बाहर गुजरने वाली नैरो गेज ट्रेन का शोर सुनाई दे रहा था। पांडे को प्यास लग आई थी। उसने पास रखे मटके में से एक गिलास पानी भरकर पी लिया और वापस आकर स्टूल पर बैठ गया। कुछ देर स्टूल पर बैठे बैठे जब पांडे को बात करने के लिए कोई विषय नहीं सूझा तो उसने मनोज से कहा, मनोज मैं अब चलता हूँ। पांडे और मनोज बाहर आ गए। पांडे ने मकान की दीवार से टिकी अपनी साइकिल उठाई और साइकिल पर बैठने से पहले कुछ देर रुककर मनोज को देखता रहा। मनोज ने अपने पिचके हुए गालों को छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली थी। उसका गोरा रंग हल्का पीला हो गया था। उसकी आंखें अंदर को धंस गई थीं। कुछ देर और पांडे का साथ मिलने के लालच में मनोज पांडे के साथ साथ गली के मोड़ तक जाने लगा। पांडे भी साइकिल पर न बैठकर पैदल ही साइकिल लिए मनोज के साथ साथ चलने लगा। गली का मोड़ आ गया। मनोज ने पांडे से कहा, आते रहा करो पांडे, तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। पांडे को सोचता हुआ अपनी साइकिल पकड़े रहा। 5-6 सेकंड तक उसी चिंतन की अवस्था में साइकिल पकड़े रहने के बाद पांडे ने मनोज से कहा, मनोज एक बात कहूं, मानोगे? मनोज समझ गया था कि घोसीपुर और उसके कमरे का माहौल देखकर पांडे उसे फिर से लाइब्रेरी में नौकरी करने के लिए कहेगा। इसलिए उसने कहा, मैं अब किसी भी कीमत पर लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगा। पांडे ने मनोज की इस बात को लगभग अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी। मनोज, मेरी अपने घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। एजी ऑफिस के पास एक पीली कोठी है, उसमें 10-12 कमरे हैं जिसमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के किराए में रहते हैं। दतिया का मेरा दोस्त गुप्ता और जगमोहन भी वहां रहता है। मैं सोच रहा हूं कि एक कमरा किराए पर लेकर वहां पीएससी की तैयारी करूं। तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो मुझे लाभ होगा। क्या तुम मेरे साथ रहकर पढ़ाई करोगे? मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे इस तरह का कोई प्रस्ताव दे सकता है। इससे अच्छा प्रस्ताव इस समय उसके लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। पांडे ने एक बार फिर उसकी जटिल समस्या का सरल समाधान निकाल दिया था। मनोज ने पांडे से कहा, पर मेरे पास किराए के पैसे तो नहीं हैं। पांडे ने साइकिल पर बैठते हुए कहा, एक आदमी के खर्च में 2 लोग आसानी से रह सकते हैं। इतना कहकर पांडे बिना मनोज का जवाब सुने अपनी साइकिल पर बैठकर चला गया। पांडे झूमता हुआ साइकिल चला रहा था। मनोज तब तक पांडे को देखता रहा जब तक पांडे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 20वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 21वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में।
पांडे ने पीली कोठी में कमरा ले लिया। 2 मंजिला बिल्डिंग को पीली कोठी इसलिए कहा जाता है कि यह पीले रंग से पुती हुई थी। पीली कोठी में 10-12 कमरे थे जिनमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के रहकर पढ़ाई करते थे, जिस कारण पीली कोठी में पढ़ाई करने का अच्छा माहौल रहता था। मनोज घोसीपुर से अपना सामान समेटकर पांडे के कमरे पर आ गया। पीएससी की तैयारी के लिए जिस ग्रुप की तलाश मनोज को थी वह मिल गया। नवंबर के पहले सप्ताह में पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का नया विज्ञापन आ गया। पिछली बार ग्रेजुएशन के तुरंत बाद दी गई पीएससी की प्रीलिम परीक्षा में वह सफल नहीं हुआ था। उसने तय किया कि वह इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, पढ़ाई के लिए यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, इसलिए अब संकल्पित होकर पढ़ाई करना चाहिए। 2 महीने मनोज और पांडे ने पीएससी प्रीलिम्स की अच्छी पढ़ाई की। परीक्षा के बाद प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार किए बिना मनोज और पांडे मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गए। दिलीप सोनी पीली कोठी ग्रुप के पहले सदस्य थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले पीएससी का इंटरव्यू दिया था। एक दिन दिलीप सोनी पीली कोठी में अपने कमरे पर पढ़ रहे थे, तभी उनके पिता आ गए। दिलीप के पिताजी ने सूचना दी कि दिलीप डीएसपी पद के लिए पीएससी में चयनित हो चुके हैं। अभी 1 घंटे पहले ही पिछले साल का परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आया है। दिलीप इस ग्रुप के पहले विद्यार्थी थे जो पीएससी में सिलेक्ट हुए थे। दिलीप के पिताजी ने भावुक होकर कहा, हमें तो केवल 5,000 पेंशन मिलती है। लला ने जब पीएससी की तैयारी शुरू की थी तब सब कहते थे कि पीएससी में लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, पर देखो 1 रुपया नहीं लगा और हमारे लला डीएसपी बन गए। खुशी और संतुष्टि के कारण बाबूजी की आंखें भीग गई थी। बाबूजी इतना कहकर अपने किसी रिश्तेदार को खुशखबरी सुनाने चले गए। मनोज ने दिलीप से पूछा, भाई साहब आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? दिलीप ने मनोज से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, पर एक बात जरूर कहूँगा, इस पीली कोठी में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं गारंटी देता हूँ कि सभी लोग पीएससी में सिलेक्ट होंगे। पीली कोठी के सदस्य जगमोहन, गुप्ता, मनोज और पांडे अपने भविष्य के सिलेक्शन की इतनी बड़ी गारंटी पर बहुत खुश हुए। मनोज समझ गया कि सफल लड़के भी उन्हीं के बीच से आते हैं। उसने खुशी के मारे दिलीप भाई साहब के पैर छू लिए। दिलीप के सिलेक्शन से पूरी पीली कोठी में जश्न का माहौल बन गया। देर रात तक सभी लड़के आनंद और आत्मविश्वास में डूबे भविष्य की सफलता पर चर्चा करते रहे। मनोज और पांडे ने इस बार पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा गंभीरता से दी थी, पर 3 महीने बाद आए रिजल्ट में मनोज और पांडे का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। पीली कोठी में अच्छी मेहनत के बाद भी मनोज असफल हो गया। मनोज को लगा जैसे वह बर्बाद हो गया है, उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। मनोज ने इस प्रीलिम्स की 4 महीने मेहनत से तैयारी की थी, लेकिन वह प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया। वह गहरी निराशा से भर गया। 4-5 दिन उसे होश ही नहीं रहा। वह अपनी कमियां ढूंढता रहा। सुदीप की यह प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी। उन्होंने जब मनोज को दुखी देखा तो समझाया, मनोज पीएससी की तैयारी में इस तरह की असफलता स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें असफलता से घबराना नहीं चाहिए। बस यह पता लगाना है कि असफलता का क्या कारण है। कारण हमेशा एक ही निकलेगा कि हमारी पढ़ाई में कमी रह गई है। तुम्हें फिर से मेहनत का संकल्प लेना है, फिर अपनी कमियां पहचान कर उन्हें दूर करना है। हमेशा जूझते रहना है, तभी सफलता मिलेगी। सुदीप का प्रेरक उद्बोधन सुनकर मनोज का कष्ट कुछ कम हुआ। वह भी समझ गया था कि पीएससी की राह उतनी आसान नहीं है जितनी वह समझ रहा था। उसके पास अब पुरानी असफलता को भूलकर आगे की पढ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 21वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, 12th फेल उपन्यास के अगले कड़ियों का वाचन आप आगे के वीडियो में सुन सकते हैं, तो हमारा अगला वीडियो सुनना न भूलें। धन्यवाद।